हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द स्टडी विद ललित। जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के लिए। और ज्योग्राफी में हम आज क्लाइमेटोलॉजी से शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी एक फुल आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा पैदा होता है लोगों का, और जहाँ इंटरेस्ट होता है वहीं हम काम को कर पाते हैं। जहाँ हमारा क्या हो पाता है, जहाँ हमारा भाव पैदा हो जाता है काम करने का, वहीं हम अच्छा कर पाते हैं। इसलिए मैंने क्लाइमेटोलॉजी शुरू की है। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें घटित हो रही है वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ही हो रही है, और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से होने के कारण सारी चीज़ों को वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। इसलिए इंडिया में भी वो अप्लाई हो सकती है। दूसरी बात, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑल्सो, नेट JRF एंड एनी काइंड ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि UPSC 2025 CDS 2025 अभी जो सितंबर मंथ में कंडक्ट हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आया है। और ये पूरा कंटेंट मैंने 11th क्लास के NCERT से ही बनाया है। तो आज से शुरुआत करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी पर। क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है समझना हमारे लिए आवश्यक है। क्या होती है, सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी पर थोड़ा ध्यान देते हैं। आज हमारी क्लास बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाइमेट। जलवायु और मौसम। मौसम क्या होता है ये समझो पहले। मौसम क्या होता है, वायुमंडल में प्रतिदिन में घटित होने वाली घटनाएं, उन सब का सार संग्रह क्या होता है, मौसम होता है। यानी कि वायुमंडल में प्रतिदिन जो घटित हो रहा है, यानी कि डेली हम जो भी एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, और मैं एटमॉस्फेयर भी बताऊंगा, आज एटमॉस्फेयर पे ही टॉपिक है। डेली जो भी फेनोमेनन होते हैं, जो भी, जैसे हम रेनफॉल देखते हैं, हम विंड्स का मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, हम गर्मी देखते हैं, ठंड देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ये सब फेनोमेनन क्या होते हैं, मौसम होते हैं। मौसम कभी भी बदल जाता है। आप देखते हैं कई बार मौसम धूप निकली होती है और उतने में शाम को क्या हो जाता है, कुछ जलवायु भी घटनाएं घटित होकर क्या हो जाती है, एडवर्स वेदर फेनोमेनन हो जाती है। वहीं जलवायु क्या होती है, जलवायु किसी भी स्थान पर, एक निश्चित स्थान होगा, एक निश्चित स्थान पर मौसम के दीर्घकालिक अवस्था का औसत होता है जलवायु। यानी कि एक स्थान पर लगभग 30 से 50 वर्षों का औसत लिया जाता है जलवायु में। जलवायु किसी स्थान की एक ही दिन में नहीं निर्मित होती, बल्कि जलवायु को बनने के लिए बहुत समय लगता है। किसी स्थान पर मौसम की दीर्घ अवधि का औसत होता है मौसम नहीं, जलवायु। जैसे मान लो आप भारत के किसी भी स्थान में रह रहे हैं, आप चाहे उत्तर भारत के हो चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे यहाँ के हो चाहे यहाँ के हो, यहाँ पर जो भी मौसम जिस स्थिति में रहता है वो एक लंबे समय बाद इस स्थान की जलवायु बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मुंबई का आदमी है, वो क्या करे, शिमला आना चाहे, यानी कि मुंबई का कोई आदमी है, वो कहाँ आना चाहे, शिमला आना चाहे, तो मुंबई के आदमी को पता होगा कि भाई शिमला जो है ठंड के लिए विख्यात है और वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ठीक है। लेकिन वो गए गर्मियों के दिनों में देखने ताकि बर्फ़ गिरे वगैरह, लेकिन बर्फ़ नहीं गिरी, वहाँ पर कोई भी बर्फ़ नहीं गिरी। जब वहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरी, मान लो 1 साल बर्फ़ नहीं गिरी, तो बर्फ़ नहीं गिरी, उनको वापस जाना पड़ा। उन लोगों को क्यों जाना पड़ा, क्योंकि बर्फ़ ही नहीं गिरी। वो बर्फ़ देखने के लिए ही एकदम अधीर हुए थे, एकदम एक्साइटेड थे, दे वर एक्साइटेड, ठीक है। लेकिन उनको खाली आज जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, वे आए क्यों थे, वे बर्फ़ को देखने आए थे। लेकिन उनको बर्फ़ का कैसे पता चला, जब वहाँ पर एक लंबे समय में बर्फ़ गिरती रही,
जिसने वहाँ की जलवायु को एक बर्फीली जलवायु बनाया। इस कारण से वहाँ पर लोग देखने आए। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आज से हम इसी को समझने जा रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी कि हिंदी में बोलेंगे जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो आज यहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इट इज़ नॉट अबाउट फैक्ट्स, जो आप किसी और सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ वेदर फेनोमेनन, सो डेफिनेटली आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या चीज़ घटित हो रही है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। यहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कंप्लीट सीरीज चलेगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना जब ये क्लास एंड हो जाएगी कि आप में से कितने लोग इंग्लिश मीडियम में हैं, सो दैट आई कैन राइट इंग्लिश वोकेबुलरी ऑल्सो, सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर दो शब्द हैं, वायु और मंडल। वायु और मंडल, वायु और मंडल, ठीक है। वायु और मंडल दो शब्द हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वायु क्या होती है और मंडल क्या होता है, ठीक है। ये कर लो भी, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है, देखो अब हम समझना शुरू कर देते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। अब देखो वायु, वायु क्या होता है? कुछ गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? गैसों का मिश्रण, यानी कि हमारे चारों तरफ जो गैसों के मिश्रण से जो निर्मित तत्व है वो है वायु। यानी कि वायु क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो गैसों का जब मिश्रण है, मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है गैसों का मिश्रण, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस। मंडल का मतलब होता है एक पूरा एक जोन, यानी कि इस जोन के अंदर जो कुछ भी है, जो तत्व भी हैं, वो गैसों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। मैंने जब मिश्रण लिखा यहाँ पर, मिश्रण का मतलब हो गया इसमें कुछ भारी तत्व भी आएंगे और इसमें कुछ हल्के तत्व भी आएंगे। क्यों भारी हल्के? क्योंकि सबकी मात्रा एक समान नहीं है, सभी की मात्रा एक समान नहीं है। इस वायुमंडल में जो भी वायु है, जो वायु है उसमें हल्की वायु भी हो सकती है। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। जब वायु गैसों का मिश्रण है तो कुछ गैसेस क्या है? कुछ गैसेस बिल्कुल लाइट हैं और कुछ गैसेस बिल्कुल हैवी है। तो कुछ, इसका मतलब हो गया कि वायु का भी क्या है? वायु का भी अपना एक भार है। वायु का भी अपना क्या है? एक भार है। इन बातों को समझ लेना, क्योंकि मैं सब चीज़ों को आगे रिलेट करने जा रहा हूँ। मैं सब चीज़ों को आगे रिलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वायु का भी अपना क्या होता है? एक भार होता है। जब वायु का अपना एक भार होता है, वो हल्की और भारी होती है, हल्की और भारी। इसका मतलब इस वायु के क्या हो? घनत्व में अंतर आ जाता है, हल्की और भारी। कैसे घनत्व में अंतर आ गया? घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। वायु की क्या आ गई? डेंसिटी में अंतर आ जाता है, घनत्व में अंतर आ जाता है। क्योंकि कुछ हवा क्या है? भारी है और कुछ हवा क्या है? हल्की है। अब हल्का जो तत्व होता है, हल्का तत्व हमेशा नीचे बैठता है। जो भी हल्का तत्व है वो नीचे बैठता है। अब ये वायु कैसे हल्की है? क्योंकि वायु गैसों का मिश्रण है। अगर कोई गैस हल्की होगी, ठीक है, वो नीचे बैठेगी। अगर सॉरी, नीचे नहीं बैठेगी। कोई गैस भारी होगी वो नीचे बैठेगी, और कोई गैस अगर हल्की है तो वो ऊपर उठेगी। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नामक जो गैसें हैं, वो भारी गैसें हैं तो वो नीचे की ओर बैठती हैं, वो नीचे की ओर बैठती है। हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसेज हल्की हैं तो वो ऊपर उठती हैं और ऊपर ही रहती है। तो क्या आप इतनी बातों को समझ गए? वायु गैसों का ही मिश्रण होता है, और इस वायु के द्वारा हमारे पृथ्वी के चारों ओर
हमारी पृथ्वी इस तरह से मैं यहाँ बना दूँ, हमारी पृथ्वी इस तरह से है और इस पृथ्वी को जो इस तरह से चारों ओर से घेरे हुए हैं, इस तरह से चारों ओर से क्या किए हैं, घेरे हुए हैं। इस तरह से आप समझिए कि हमारी जो अर्थ है उसको इस तरह से वायुमंडल ने क्या किया है, घेरा हुआ है। वायुमंडल जो ये नीला मैंने बनाया, ये वायुमंडल मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारी पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से घिरा हुआ है। चारों ओर से क्या हुआ है, वायुमंडल घिरा। वायु गैसों का ही मिश्रण होता है। तो क्या आप यहाँ तक समझ पाएँ कि वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा घेरा है जिसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो शायद हमारी सरफेस पर वायुमंडल भी नहीं होता। ठीक है, और ये वायुमंडल ही है जो हमारी समस्याओं का कारण भी है और जो हमारी जीवित रहने का भी कारण है। समस्या कैसे? क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कैसे हीट बजट वायुमंडल द्वारा प्रभावित है और हीट बजट के माध्यम से ही तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आगे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। अगर ये नहीं होता, पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, तो यहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर की कल्पना भी नहीं दिखाई देती। क्या आप एटमॉस्फेयर को समझ पाए हैं कि वायुमंडल होता क्या है? क्या आप समझ पाएँ कि वायुमंडल होता क्या है? अगर समझ पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, अगर समझ पाएँ तो अच्छा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वायुमंडल में जो गैसेज हैं, जो वायु हैं, वो गैसेज का मिश्रण होती है और गैसों के मिश्रण होने के कारण वायु क्या करती है, वायु के पास कुछ हल्के तत्व होंगे, कुछ भारी तत्व। तो अगर मैं बात करूं कि भारी तत्व क्या होंगे, नीचे बैठेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक गैसेज कौन है? 2 गैसेज हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, N2 लिख रहा हूँ, और फिर है ऑक्सीजन। शायद ये सरफेस ज़्यादा हो गया यार, है ना। 2 गैसेज सबसे ज़्यादा है, एक N2 जिसका प्रतिशत है 78, अभी देखेंगे हम सब कुछ। एक है O2 ऑक्सीजन, जिसका प्रतिशत है 21%। यानी कि कुल मिलाकर 99% जो गैसें हैं वो प्रमुख रोल अदा करती है। और ये 99% जो गैसेज है ना, ये अधिकांश तो निचले वायुमंडल में संकेंद्रित है। निचले वायुमंडल में संकेंद्रित क्यों है? देखिए, मैंने क्या कहा कि जो गैस जितनी भारी होगी उसकी मात्रा उतनी ही नीचे होगी। जैसे आपने देखा होगा लोहे की कील को अगर आप पानी के समंदर में डालें तो वो नीचे डूबने लग जाता है। तो इसी से आपको समझ लेना है कि ऑक्सीजन जो है ना, O2, इसमें पानी का प्रतिशत है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास है ये। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास का मतलब हुआ कि इसके पास द्रव्यमान कितना है। क्या आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को? मुझे पता है फैक्ट कम मिल रहे हैं। क्यों मिलेंगे फैक्ट कम? बिकॉज दिस इज़ ज्योग्राफी। आपको फैक्ट के नज़रिए से नहीं देखना है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के नज़र से देखना है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का जो हमारी एटॉमिक मास है वो है 32 के आसपास, और ये भारी है। और फिर ये क्या करती है, नीचे बैठती है, यानी कि इसकी मात्रा नीचे अधिक हो जाएगी। इसलिए तो आप देखते हैं कि वायुमंडल में क्या है, या ऊपरी पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इसका एटॉमिक मास एक तो अधिक है। एटॉमिक मास अधिक होने के कारण क्या है, ये भारी हो जाती है और भारी वस्तु हमेशा नीचे बैठती है, और इसीलिए ये निचले वायुमंडल में संकेंद्रित हो जाती है। निचले वायुमंडल में संकेंद्रित हो जाती है। और आप ये जानते हैं कि ये जो गैसेस हैं ये हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वायुमंडल का लगभग 99% भाग, वायुमंडल के 99% भाग पता है कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी से ऊपर में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अगर अभी हम बात करते हैं कि ये जो पूरा वायुमंडल ये कहाँ तक फैला हुआ है। देखो, ये वायुमंडल एक निश्चित दिशा तक फैला हुआ है। कुछ इसको मानते हैं 10,000
किलोमीटर तक ये फैला हुआ है ऊंचाई में, ठीक है। इतनी ऊंचाई तक ये वायुमंडल क्या है, फैला हुआ है, यानी कि 10,000 मीटर की ऊंचाई तक, किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वायुमंडल फैला हुआ है। यहाँ तक वायु चलती है, लेकिन इतनी उच्च तक वायु नहीं चलती। वायु लगभग 1600 किलोमीटर तक ही अपना रूप दिखा पाती है। तो मैंने कहा कि वायुमंडल का लगभग 99% जो भाग है वो केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है। इसका मतलब क्या है, जितनी भी भारी गैसेज है वो निचले ही वायुमंडल में संकेंद्रित क्यों है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ भार होता है। क्या आप इसको समझ पाएँ? अगर आपको ये स्टेटमेंट में दी जाए कि वायुमंडल की अधिकांशतः गैसें या वायुमंडल के द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी के निचले वायुमंडल में संकेंद्रित है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। तो ये वायुमंडल है, इसको समझना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वायु मैंने समझ ली गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वायुमंडल कैसे बना हुआ है, कॉम्पोजिशन कैसा है इसका, या इसको हिंदी में लिखे संगठन कैसा है वायुमंडल का, यानी कि किन किन चीज़ों की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, गैसों के साथ साथ वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकता है, जलवाष्प के साथ साथ इसमें हमारी धूल कण होते हैं, ये चीज़ें पाई जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो भी निचले वायुमंडल में संकेंद्रित है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, उसके एटॉमिक मास अधिक है और ये एक भारी गैस के रूप में है, जिसके कारण ये निचले वायुमंडल में संकेंद्रित है। आपसे यही कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए कि क्यों निचले, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा पहाड़ों पर कम क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है कम, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि उनका भी वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, उनका हल्का उन पर भी हल्केपन और भारीपन का अंतर पड़ता है। जब भारी होती है तो नीचे बैठ जाती है, इसके कारण ऑक्सीजन क्या है, भारी है। लेकिन क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी तो भारी है, नाइट्रोजन भी तो नीचे बैठती है, फिर नाइट्रोजन की मात्रा कम क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑक्सीजन की जो टोटल मात्रा है वो है 21% के आसपास, 20.9% एग्जैक्ट है, 21% O2 है। लेकिन जो N2 है या नाइट्रोजन है उसकी मात्रा 78% है, 78% है। आप ये बोल रहे हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसके पास 20 चावल के कट्टे हैं, तो वो उनको बांट रहा है, उसने 15 बांट दिया और उसके पास 5 ही बचे। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके पास 100 कट्टे हैं, उसने 30 बेच दिए, लेकिन उसके पास अभी भी बचे हुए हैं 70। तो बताइए किसके पास ज़्यादा होंगे? 70 वाले के पास ऑब्वियसली बात है। तो ऐसे ही जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो टोटल परसेंटेज है वही कम है यार, वही 21% है। इसलिए ये अधिकांश तो नीचे हैं, इसलिए हमें महसूस कम होती है वायु पहाड़ों पर। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो भी भारी गैस है, वो भी नीचे बैठती है, क्योंकि उसकी मात्रा 78% है। जब इसकी मात्रा क्या होगी, 78% है, अगर ये नीचे भी बैठ गई ना तो ज़्यादा अंतर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने एग्जांपल आपको चावल वाला दिया, इससे आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। क्या मैं आपको इतनी चीज़ें समझाने में सक्षम हो पाया हूँ? अगर सक्षम हो पाया तो बहुत अच्छा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्लियर है बात? यहाँ से फ्रेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। जैसे ये हमारा वायुमंडल है पूरा, मान लो इसमें सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसेस नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 गैसेस हैं। पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या पृथ्वी में, देखो मैं ज्योग्राफी को ऐसे ही रोमांटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊंगा, रटने नहीं जाएंगे हम कि हाँ ये है, भले ही टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे।
मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, विचार करना। मैंने कहा कि वायुमंडल में आज का जो वायुमंडल हम देखते हैं वहाँ पर, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, दोनों गैसों की अधिकता है और नाइट्रोजन। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, क्या तब से ही ऐसा हुआ कि पृथ्वी के पास ऑक्सीजन और ये ज़्यादा है? तो क्या आपके पास इसका उत्तर है कि प्रारंभिक जो पृथ्वी का वायुमंडल था, क्या उसमें पहले से ही हमें क्या दिखाई देता है, ये दोनों गैसें दिखाई देती हैं? तो उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्या आपको ये थ्योरी पता है कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य का ही पार्ट थी पहले, ठीक है, ये पृथ्वी सूर्य की ही पार्ट थी। बाद में क्या होता है कि सूर्य से ही टूट गई। इस पे हमारी पूरी सीरीज चलेगी जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी चीज़ें पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे। सूर्य का ही एक पार्ट थी और सूर्य से टूटकर जब ये अलग हुई तो क्या जो विशेषताएं सूर्य में थी, हमारे जो सन है, जो विशेषताएं इस सन में थी, तो क्या वो विशेषताएं इस पे आ जाएगी? मेरा प्रश्न यही आपसे। तो बिल्कुल आएंगे जी। उदाहरण के लिए आपके पास, आपके साथ जो भी दोस्त मित्र रहते हैं उनकी संगत आप पर पड़ जाती है। अगर कोई दोस्त आप में से अच्छा पढ़ने वाला है तो आप पे वो संगत छोड़ के जाएगा। अगर कोई बुरा है या उसकी नीति बुरी है तो उसका असर आप पे पड़ जाता है। इसी तरह से जो सूर्य है, सूर्य दो गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। मैं अब वायुमंडल का विकास समझा पा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना है मेरा सूर्य। हमारा सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो जब पृथ्वी से अलग हुई होगी प्रारंभिक वायुमंडल में, तो इस पर भी हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। ये क्वेश्चन एक बार कहीं पूछा गया है एग्जामिनेशन में। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट क्वेश्चन राइट नाउ, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सी दो गैसों की अधिकता प्रारंभिक वायुमंडल में थी। फिर होता क्या है ना कि बाद में स्थितियाँ कुछ हुई और विभेदीकरण कहते हैं इसको, डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो जाने के बाद फिर इस पे असर पड़ा। असर कैसे पड़ा? पहले वायुमंडल में थी जो गैसेस क्या थी, जो ग्रह, मानो ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ठीक है। जो ग्रह सूर्य के नज़दीक थे, यहाँ से निकलती है सोलर फ्लेयर। अभी हम पढ़ेंगे इनकी चीज़ों के बारे में, डोंट वरी अबाउट इट। सोलर फ्लेयर निकलती है, तो सोलर फ्लेयर के कारण क्या हुआ, जो पृथ्वी का ये जो आरंभिक हमारे 4 ग्रह थे, इन पर किसका प्रभाव पड़ा? सूर्य से आने वाले इन तूफानों का। इनको सौर तूफान कहते हैं, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से आते हैं। तो इनके द्वारा जो भी गैसेस वगैरह इनके वायुमंडल में थी, उनको क्षतिग्रस्त किया गया। किसके द्वारा? सौर तूफानों के द्वारा। और जब सौर तूफान चले सूर्य से, सोलर फ्लेयर चले, उन्होंने क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया किसको? पृथ्वी के वायुमंडल को, और वो उनको हटा दिया गया। यानी कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज थी उनको पृथ्वी के वायुमंडल से हटा दिया गया, या पूर्णतः वायुमंडल ही खत्म हो गया था। और फिर इसमें क्या बचा? गैसेज नहीं बची, फिर इसमें केवल मात्र रॉक्स ही बची। इसलिए चट्टानी ग्रह होते हैं। हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में बाद में। जब डीगैसिंग की प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि वायुमंडल का जो विकास कैसे हुआ, जब डीगैसिंग सिस्टम हुआ। डीगैसिंग का मतलब होता है जब ज्वालामुखी उद्भेदन के माध्यम से क्या हुआ, गैसें बाहर निकलती है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी तापीय ऊष्मा के माध्यम से कई गैसें संग्रहित हैं, जो कि ज्वालामुखी के माध्यम से क्या होती है, बाहर निकलती है। और उसके कारण कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी निकलती है, जलवाष्प भी निकलता है। और जलवाष्प यही तो है, वो H2O, ठीक है। और उसके बाद सल्फर निकलता है। ऐसी गैसें निकलती है, धूलकण निकलते हैं, फिर हमारे आज के वायुमंडल का निर्माण होता है। तो क्या हम थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं?
आई थिंक समझ पाए। अगर आज हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, आज का हमारा वायुमंडल बहुत अलग है। अगर हम सबसे पहले गैसेस की बात करें, गैस क्या है हमारी अर्थ में, 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। तो वहाँ से ही मैं चीज़ों को कवर करने की आपको कोशिश करवा रहा हूँ। ये दो गैसेज हैं, क्या हम समझ पाए चीज़ों को? तो ये दो गैसेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो गैसेज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रोजन 78.4, ये इतना दिया हुआ है, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से आर्गन है इतना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, नियॉन के बाद हीलियम है, हीलियम के बाद हमारा मेथेन आता है, फिर क्रिप्टो आता है, क्रिप्टो के बाद जेनन एक और होती है, क्रिप्टो के बाद क्या होता है? जेनन होता है, और जेनन के बाद पता है क्या होता है? हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा, इफ़ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, CDS 2025 अभी सितंबर में ही जो हुआ था, उसमें पता क्या पूछा था? उसमें पूछा था इनका घटते क्रम, यानी कि इनका घटता क्रम क्या है। ये चार गैसेस सबको पता होती है कि यहाँ तक है, लेकिन ये यूपीएससी नहीं पूछता, ना ही कोई कॉम्पिटिटिव कमीशन जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो नहीं पूछता है, बिकॉज दे नो वेरी वेल, एवरी वन हैज़ द नॉलेज अबाउट दीज 4 गैसेस। अगर आपसे कोई और पूछे तो नहीं हो पाएगा। हम प्रैक्टिस भी क्या करेंगे साथ में, मैं क्वेश्चन भी शेयर किया करूँगा, क्वेश्चन भी मैं इस पर बनाया करूँगा और आपको डिस्कस करवाया करूँगा, ठीक है। तो देखो, ये पूछा हुआ था उन्होंने 2-3 गैसें दी थी, जैसे ये थी नियॉन, नियॉन के बाद उन्होंने दिया था, यानी कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, घटते हुए क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ी कौन, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। नियॉन दिया था उन्होंने, नियॉन, फिर दिया था शायद क्रिप्टो, क्रिप्टो के बाद जेनन दिया था, जेनन के बाद दिया था हाइड्रोजन, फिर दिया था हीलियम। और उन्होंने कहा कि इसको अरेंज करो किस में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो घटता हुआ क्रम क्या होगा इन गैसों का? इन गैसों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? इन गैसों का घटता हुआ क्रम होगा यहाँ से नियॉन सबसे पहले, फिर नियॉन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद क्रिप्टो, उस क्वेश्चन के अनुसार क्रिप्टो के बाद जेनन, और फिर होगा हाइड्रोजन। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जामिनेशन कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस तरह से आपको अरेंज करने के लिए देते हैं। मैं लाऊंगा इस पर क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे चीज़ों को। क्या हम इन चीज़ों को समझ पाए हैं? आई थिंक हम समझने में सक्षम हो पाए हैं, ठीक है। हम समझने में क्या हो पाए हैं? सक्षम हो पाए। अब मुझे फिर से बोर्ड की आवश्यकता है। अब देखो, गैसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनमें, ठीक है। हम जानते हैं कि गैसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है CO2। कौन सी गैस है? CO2। देखो, ये सी का मतलब होता है कार्बन, यानी कि कार्बन के 4 परमाणु से मिलकर बनी है, और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको कहा है CO2। इसमें पानी का भी अंश है, यानी कि O2 ऑक्सीजन का भी अंश है, और कार्बन का भी अंश है, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस, जिसके द्वारा हम जीवित हैं। आप इस बात को सुनकर थोड़ा सा अचंभित शायद हैं कि इसके कारण जीवित हैं, ये तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ऐसी कई घटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके ही कारण हम जीवित हैं, क्योंकि CO2 के माध्यम से ही तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से क्या करता है? अपना भोजन निर्मित, जिनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो जो ट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और जब भी अपने भोजन तैयार करते हैं तो उसके माध्यम से हमें क्या मिलता है? O2 मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाता? नहीं मिल पाता। ईश्वर ने इस सृष्टि को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया है। यदि इस सृष्टि में किसी भी चीज़ की अधिकता या किसी भी चीज़ की कमी, यानी कि अगर किसी भी चीज़ की डिफिसिट कंडीशन हो जाती है, या किसी भी चीज़ में सरप्लस हो जाता है,
सरप्लस हो जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात हो जाती है। यानी कि इस सिस्टम में सबका एक संतुलन बना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003%, इतनी परसेंट मात्रा है इसकी। अगर ये इससे घट या बढ़ जाए तो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो क्या करता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, ये करती क्या है ना कि ये सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो ठीक है। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें होती है लघु तरंग दैर्ध्य की, अभी नहीं समझाऊंगा मैं क्योंकि ये टॉपिक ही अलग से है, ये टॉपिक ही अलग है, वहाँ पर इसको समझाया जाएगा। ये क्या करती है ना कि जो मान लो यहाँ इस सूर्य से कोई भी किरणें आ रही हैं, सूर्य से आने वाली किरणों के लिए ये पारदर्शी है। यानी कि ये सूर्य की किरणें जो सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य वाली है, यानी कि जो छोटे तरंग इस रूप से आ रही है, उनके लिए CO2 पारदर्शी है। लेकिन ये पार्थिव विकिरण के लिए, यानी कि धरती मान लो गर्म होगी, तो गर्म होने के बाद जब रेडिएशन वापस जाता है, तो उसके लिए पारदर्शी है। बोलने का मतलब ये हुआ, मान लो आपके पास एक गाड़ी है, जब शीशे से क्या होगा, सोलर रेडिएशन अंदर जाएगी, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल क्या करती है, अपना योगदान देती है। लेकिन वो एनर्जी आपने देखा होगा कि शीशे से बाहर ही नहीं जा पाती, और जब शीशे से बाहर नहीं जा पाती तो ये क्या कर देती है, गर्मी पैदा कर देती है। इसलिए तो इस गैस को कंबलीय प्रभाव वाली गैस कहा जाता है। कौन सी गैस, कंबलीय प्रभाव, क्योंकि ये कंबल की भांति हमारे में गर्मी पैदा कर देती है। हालांकि इसमें गर्मी नहीं है, ये क्या करती है, पार्थिव विकिरण को, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देती है। यानी कि पृथ्वी से जो रेडिएशन जाता है ना, उसको बाहर नहीं जाने देती है। और जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये बाहर नहीं जाने देती है, तो ये क्या, तब क्या होता है, जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये बाहर नहीं जाने देगी, जो गर्मी बाहर एटमॉस्फेयर में जानी चाहिए थी, जो गर्मी एटमॉस्फेयर में जानी चाहिए थी, वो गर्मी हमारी पृथ्वी में ही रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारी धरती का औसत तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये हमारे लिए चिंताजनक बात और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मैंने जितना भी अभी आपको समझाया सारा ये ग्रीन हाउस वाला है, कि पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देती, जबकि सूर्य की किरणों को आने देती है। गाड़ी का एग्जाम्पल आपने याद रखना कि किस तरह से गाड़ी गर्म होती है, और गाड़ी की जब शीशे वगैरह बंद हो जाए, तो जब ये किरणें बाहर नहीं जा पाती और गाड़ी हो जाती है एकदम गर्म। इसलिए तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्टिंग गैस, क्योंकि ग्रीन हाउस जो बनाए जाते हैं ना, इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, ताकि ठंडे क्षेत्रों में प्रोडक्शन किया जा सके। क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाएगी। जब सूर्य की गर्मी नहीं होगी ठंडे क्षेत्रों में, तब सूर्य की गर्मी ठंडे क्षेत्रों में नहीं होगी तो क्या होगा, तो वहाँ पर गर्मी पैदा करने के लिए इन ग्रीन हाउस, यानी कि कांच की तरह चीज़ें यूज़ की जाती है, यानी कि प्लास्टिक की तरह पॉलीथीन यूज़ होता है, जो कि सोलर रेडिएशन को तो आने देता है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली किरणों को रोक देता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फेनोमेनन देखने को मिलता है। दूसरी इम्पोर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। इसके बारे में आप सब जानते ही हैं कि ये क्या कर देती है, ऑक्सीजन हमारे लिए ठंड का काम करती है। जिस तरह से गर्मी प्रभाव करती है हमारा, ये ठंडे का काम करती है, क्योंकि इसमें O2 है, वाटर प्रेजेंस होता है। जब इसमें वाटर प्रेजेंस है तो ये क्या कर देती है, हमें राहत प्रदान करती है। लेकिन इसकी मात्रा एक समान नहीं है, इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। घटती बढ़ती बढ़ने का मतलब ये है कि किसी स्थान पर अधिक, मैंने क्या कहा था, अब उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जोड़ दो। इंटरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में, किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि ये एक भारी गैस है। इसका जो एटॉमिक मास है वो 32 के आसपास है। जब इतनी भारी गैस है तो ये क्या करती है, निचले वायुमंडल में रहती है, और जब निचले वायुमंडल में रहती है, तो निचले वायुमंडल में रहकर क्या करती है, ये निचले वायुमंडल में अधिक है लेकिन ऊपर में कम है,
इसलिए तो क्या होता है, इसलिए तो आप देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट में जब लोग चढ़ते हैं तो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। उन्हें ऑक्सीजन ले जाने की क्या आवश्यकता है, वहाँ तो शुद्ध ऑक्सीजन चली हुई है। तो ये कारण है क्योंकि वहाँ पर गैसेज क्या होती है, कम पाई जाती है। तो क्या आप इस ऑक्सीजन की चीज़ों को समझ पाएँ। एक और इम्पॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पौधों की वृद्धि के लिए। नाइट्रोजन किसकी वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, पौधों की वृद्धि के लिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर ये गैस नहीं होगी तो ग्रोथ ऑफ प्लांट नहीं हो पाएगा ठीक से। लेकिन इस गैस के साथ समस्या ये है कि इस गैस को कोई भी प्लांट डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी ऐसा प्लांट, कुछ प्लांटों को छोड़कर, ठीक है, यानी कि इसको वायुमंडल में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जीव नहीं ले सकता। यानी कि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसको प्रत्यक्ष तौर पर, जिसको क्या होता है, प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी प्राणी नहीं ले सकता। जिस तरह से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, उस तरह से नाइट्रोजन को नहीं लिया जा सकता। लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं। लेग्यूमिनस कुल के पौधे यानी कि दलहनी पौधे, जिनमें दाल वगैरह होती है ना, वो दलहनी पौधे क्या करते हैं, दलहनी पौधे कुछ मात्रा में इनका क्या कर लेती है, अवशोषण करके उनको मिट्टी में ला देती है और मिट्टी के बाद फिर इनकी प्रोडक्टिविटी होती है। इसलिए तो आपको पता है, इसलिए तो हम यूरिया का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए तो ही हम यूरिया खाद्य जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसलिए तो हम यूरिया जैसे तत्वों का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, यूरिया जैसे तत्वों का निर्माण करते हैं, खेतों में डालते हैं ताकि हम प्रोडक्टिविटी बना सकें। लेकिन ये प्राकृतिक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता है, ये कुछ समय के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। जब तक यूरिया डलता रहे तब तक ही प्रोडक्टिविटी हो पाती है। तो क्या आप समझ पाएँ, आज अब यहीं तक कर पाएंगे। कल के बाद हम शायद ओजोन के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट जलवाष्प, फिर धूलकण, यहाँ तक, और फिर वायुमंडल की संरचना पाए जाते हैं कि कौन कौन सी 5 परतें। क्या आप यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए हैं। मैंने ये कहा था कि आपको कि वायुमंडल में क्या होता है कि गैसेस का अनुपात अगर बढ़ जाए तो चीज़ें खराब हो जाएगी। जैसे जो CO2 है, इसको लोग गलत समझते हैं। जो CO2 गैस होती है ये पृथ्वी को गर्म रखने का काम करती है, ठीक है। अगर ये पृथ्वी पर ना होती तो हमारी पृथ्वी शायद एकदम से ठंडी हो जाती, और एकदम से गर्म, एकदम से ठंडी, ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो हमारे लिए एक क्या करती है, कम्बलीय प्रभाव का काम करती है, गर्म रखने का काम करती है। इसको हम जलवाष्प के संदर्भ में इन चीज़ों को जोड़ कर देखेंगे। तो क्या हम इतनी बातों को समझ पाए हैं, क्या हम इतनी बातों को समझ पाएँ। कल ही हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। UPSC CDS का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ आया हुआ है, मैं आपको भेज दूँगा यूट्यूब में ही इस क्वेश्चन को। इस बात को नोट कीजिएगा, CDS 2 में आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से। और इनडायरेक्टली पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन आपको बोल दिए जिनको मैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में बता सकता हूँ। प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारे लिए यही मोटिवेशन का एट लास्ट स्रोत बनता है, सोर्स बनता है। प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लास्ट में प्लीज़ कमेंट करिएगा हम किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें, किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को डेवलप किया जा सके, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर बन सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।